मनोहर हिंदी कहानियां पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी कहीं फिर से कपिल को बुखार न चढ़ाया हो। पता नहीं समय पर खाना खाया होगा या नहीं, दवा ली भी होगी या नहीं उन्होंने। बिन्नी ने समय से आकर झाड़ू पोंछा, बर्तन किया होगा अथवा नहीं। जैसी तमाम चिंताओं से घिरी रमा कचहरी के कामों को अपने असिस्टेंट को सौंपकर समय से 2 घंटे पूर्व ही कोर्ट से भागते दौड़ते घर पहुंची। कॉल बेल का बटन दबाते ही बिन्नी ने दरवाजा खोला। बिन्नी की लाल लाल सूजी आंखें, बिखरे से अस्त व्यस्त बाल देखकर रमा क्षण भर को चौंकी। इसकी हालत को क्या हुआ? चेहरा क्यों उतरा हुआ है? मन की बात प्रश्न बनकर आंखों में आ जमी। क्या बात है बिन्नी? क्या हो गया तुम्हें? पर बिन्नी निरुत्तरित सी खड़ी रही। फिर कंपकंपाते हाथों से अपनी चुन्नी से आंसू पोंछती हुई एकाएक सुबकती हुई फुर्ती से बाहर निकल गई। बिन्नी, ए बिन्नी, सुन तो, रमा ने आवाज दी, पर रमा की निरंतर पुकार पर भी नहीं रुकी वह। इसे क्या हुआ अचानक? इस तरह का व्यवहार तो कभी नहीं करती। बड़बड़ाती हुई रमा बेडरूम में पहुंची। बेडरूम से अटैच्ड बाथरूम से तेज शावर की आवाज के साथ साथ कपिल की गुनगुनाहट से वो समझ गई कि कपिल नहा रहे हैं। पर एकाएक बिस्तर पर नजर पड़ते ही जैसे वो जड़ हो गई। बिस्तर पर फैले कपिल के कपड़े और अस्त व्यस्त चादर की सिलवटें स्पष्ट इंगित कर रही थी कि यहाँ क्या घटित हुआ है। क्षण भर को रमा का शरीर इस अनपेक्षित दृश्य से मूर्त हो गया। हृदय मानो धड़कना भूल रहा हो। वर्षों से धीरे धीरे जिस विश्वास की नींव पर उसने कपिल के साथ मिलकर वैवाहिक जीवन की इमारत खड़ी की थी, वो अचानक क्षण भर में इस तरह डगमगा जाएगी, ऐसा तो उसने कल्पना में भी नहीं सोचा था। तो क्या कपिल ने बिन्नी के साथ? नहीं, मुझे बिना जाने समझे किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। कभी कभी आंखों देखी और कानों सुनी बात से भी सत्य परे होता है। मन को समझाती हुई वो बैठक में आ गई। वो सोफे पर निढाल सी बैठ गई। सुबह अचानक सिर दर्द और बदन में दर्द की वजह से कपिल बुखार सा महसूस कर रहे थे। दिन भर दवा खाकर आराम करूंगा आज तो, कपिल ने अलसाते हुए कहा। तो रमा ने उनके लिए खिचड़ी बनाकर रख दी। वो अकेले ही कचहरी जाने के लिए तैयार हो गई। हालांकि कपिल की अस्वस्थता के कारण वो भी घर में ही रुकना चाहती थी, पर आज एक महत्वपूर्ण मुवक्किल की पेशी थी, इसलिए कपिल ने ही रमा को केस समझाकर जाने के लिए मजबूर कर दिया था। अरे, आज तुम जल्दी कैसे आ गई? बाथरोब लपेटे तौलिए से बाल सुखाते हुए कपिल ने बैठक में दाखिल होते हुए पूछा तो रमा की तंद्रा टूटी। बिन्नी को क्या हुआ? रोती हुई क्यों भागी? मेरे आवाज देने पर भी नहीं रुकी। कपिल के प्रश्न को अनसुना कर रमा ने प्रश्न किया। मैंने डांट दिया था उसे, ठीक से झाड़ू नहीं लगा रही थी इसलिए। क्यों? क्या हुआ? तुम ज्यादा सिर मत चढ़ाया करो उसे, नौकरानी को नौकरानी की तरह ही रखना चाहिए। कपिल अति सामान्य ढंग से बोल रहे थे। रमा ने कपिल के चेहरे पर नजरें गड़ा दी। मन ही मन वो कपिल के चेहरे पर विकसित भावों को बारीकी के साथ परखने लगी। निश्चलता के अलावा कुछ भी तो नजर नहीं आ रहा है यहाँ। मैंने नाहक ही न जाने क्या क्या सोच डाला। मन ही मन ग्लानि सी हो आए उसे। बुखार कैसा है तुम्हारा? कुछ खाया? क्षण भर की चुप्पी के बाद मन कुछ संयत हुआ तो रमा ने पूछा। हाँ, ठीक हूँ। बुखार उतरा तो पसीने से नहा गया था, इसलिए सोचा थोड़ा फ्रेश हो लूं। नहा लिया तो अब कुछ हल्का महसूस हो रहा है। कपिल अब भी सामान्य रूप से बतिया रहे थे। रमा सोफे से उठकर बेडरूम में जाने को मुड़ी ही थी कि कपिल ने पीछे से आकर रमा को बाहों के घेरे में लेते हुए कहा, मैडम, किचन से पहले 2 कप बढ़िया गर्मागर्म चाय तो बना लाओ, एक साथ पिएंगे। कपिल की मनोहार पर रमा मुस्करा दी। सारा क्षोभ हंसी में घुलने लगा। ट्रे में 2 कप चाय लेकर रमा बेडरूम में पहुंची तो देखा बिस्तर पर नई स्वच्छ इस्त्री की हुई चादर फैली हुई है। सलीके से तकिए जमे हुए हैं।
पुराना चादर शायद कपिल ने निकालकर बाथरूम के टब में धोने के लिए डाल दिया था। पर क्यों? बिस्तर की चादर बदलना तो कपिल की आदतों में शुमार नहीं है। शायद वो नहीं जानते कि जब वो नहा रहे थे तब मैं बेडरूम का बेतरतीब नज़ारा पहले ही देख चुकी हूँ। आखिर कोई बात तो अवश्य है जो कपिल मुझसे छिपाना चाहते हैं। न जाने क्यों मन के भीतर यह बात समा गई। क्या बात है? कहाँ खो गई हो तुम? तबीयत तो ठीक है न? चाय की चुस्की लेते हुए कपिल ने पूछा। ठीक हूँ, बस यूं ही थोड़ी सी थकान महसूस हो रही थी। चाय का कप मेज पर सरकाकर रमा आंखें मूंदे निढाल सी बिस्तर पर ढह गई। मन में उथल पुथल मची हुई थी। कपिल पर सीधा आक्षेप लगाना ठीक नहीं होगा। संभव है मैं ही गलत हूँ, तो अब क्या करूँ? अगले 3 दिन तक बिन्नी नहीं आई। नाराज होगी या कपिल की डांट से ही डर गई होगी। बिन्नी की अनुपस्थिति के कारण सारा काम रमा के सिर पर आ पड़ा। सुबह घर के सारे काम, ऊपर से कोर्ट कचहरी करते करते रमा थक कर चूर हो जाती। 3 दिनों से कपड़े तक नहीं धो पाई थी वो। कपड़ों का ढेर लग गया था। इतवार को उसने सुबह से वॉशिंग मशीन लगा दी। कपड़े धोते धोते जब रमा ने वो चादर उठाई जो 4 दिन पूर्व कपिल ने धोने डाली थी, अकस्मात रमा का ध्यान उसमें फंसी कान की बाली पर अटक गया। सन रह गई वो। अब तो शक की कोई गुंजाइश ही शेष नहीं रही। यह तो वही बाली थी जो पिछली दीपावली पर रमा ने स्वयं बिन्नी को लाकर दी थी। मतलब बिल्कुल साफ था, बिन्नी यूं बिना कारण नहीं सुबक रही थी। देर तक रमा यूं ही खड़ी खड़ी क्षोभ, अपमान और क्रोध से थरथराती रही। अनायास ही उसके पांव की पेशियां कांपने लगी, मानो अचानक किसी ने उसको यथार्थ के कठोर धरातल पर बेरहमी से पटक दिया हो। क्या पुरुष के लिए स्त्री का शरीर इतना महत्व रखता है कि उसे भोगने के लिए वो अपनी उम्र, ओहदा, रिश्तों का लिहाज, मान सम्मान जैसी नैतिकता की सारी हदें पार कर जाता है? बाहरी दुनिया में एक सभ्य, सुसंस्कृत, संभ्रांत नजर आने वाले हर पुरुष के भीतर क्या इसी तरह एक कुरूप, कलुष, घृणित मानसिकता वाला चेहरा भी छिपा होता है? अवसर पाते ही जिसके आदिम पशु संस्कार जागृत हो जाते हैं। हफ्ते भर बाद आखिर बिन्नी काम पर आ गई। तब तक रमा भी चुप्पी साधे रही। कपिल के समक्ष उसने इस विषय को अब तक नहीं उठाया था। पहले वो बिन्नी से सच जानना चाहती थी। वो भी आखिर वकील थी और समझती थी कि कभी भी एक पक्षीय निर्णय नहीं करना चाहिए। दोनों पक्षों की सुनवाई के आधार पर ही तो न्यायाधीश न्याय करते हैं। बिन्नी आते ही चुपचाप रसोई में अपने काम में लग गई। रमा ने सहज भाव से पूछा, छुट्टी क्यों की? तबीयत ठीक नहीं थी क्या? हाँ, एक संक्षिप्त उत्तर के साथ वो पुनः काम में जुट गई। जब काम निबटाकर बिन्नी जाने को हुई तो रमा ने उसे आवाज दी। वो कान की बाली आगे बढ़ाते हुए बोली, लो तुम्हारी है ना? बिस्तर में मिली थी मुझे। रमा ने बिन्नी के चेहरे पर आंखें गड़ाकर देखा। बिन्नी का थरथराता शरीर, बंद होंठ और डबबाई आंखों ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया था। रमा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बिन्नी, तुम मेरी बेटी जैसी हो। कोई बात है जो तुम मुझसे छिपा रही हो? शायद मेरे डर से या अंकल जी के डर से, पर यकीन मानो, यदि सच कहोगी तो न मैं तुम्हें डांटूंगी और न ही काम पर से हटाऊंगी, बल्कि हर संभव तुम्हारे हित में सही सही सोच सकूंगी, निर्णय कर सकूंगी। रमा की आत्मीयता की गर्माहट से बिन्नी पल भर में पिघल गई। रमा के कदमों में बैठ अपने घुटनों में सिर छिपाए वो सुबकने लगी। मन का गुबार हिचकियों में परिवर्तित हो गया। रमा ने उसे एक गिलास पानी देते हुए कहा, शांत हो जा बिन्नी, बता बात क्या है? बिन्नी ने रोते रोते सब कुछ बयां कर डाला। वही अनपेक्षित सत्य जिसे पिछले 8 दिनों से रमा सच झूठ की तुला पर मन ही मन तौल रही थी, आज वही सत्य उसके समक्ष नंगा नाच रहा था। सर से पैर तक रोम रोम दहक उठा। ऐसा दुष्कृत्य करते हुए क्या कपिल को क्षण मात्र को भी मेरा ख्याल नहीं आया होगा?
नेहा का ख्याल नहीं आया होगा? आंटी जी, अंकल जी को न बताइएगा, उन्होंने मुझसे मना किया था किसी को बताने के लिए। कह रहे थे यदि जुबान खोली तो तेरा और तेरी माँ का जीना मुश्किल कर दूंगा। वैसे भी तेरी बात पर यकीन कौन करेगा, बदनामी तेरी ही होगी। रोना कुछ शांत हुआ तो बिन्नी बोली, मैं करूंगी यकीन, तब स्वयं को और अंधेरे में नहीं ढकेलूंगी मैं। मन ही मन कुछ तय करते हुए रमा बुदबुदाई, तू चिंता मत कर बिन्नी, मैं सब संभाल लूंगी। बिन्नी को तो आश्वासन देकर रमा ने भेज दिया, पर स्वयं उसके मन में एक भयंकर चक्रवात आ चुका था, जो न जाने उसके व्यक्तित्व को किस दिशा में बहा ले जाने पर आमादा था। मन में एक अंतर्द्वंद्व फन उठाए खड़ा था। दोषी को सजा दिलवाती हूँ तो सामाजिक प्रतिष्ठा दांव पर लग जाती है। कल को नेहा का ब्याह करना है, यदि कपिल की प्रतिष्ठा पर आंच आती है तो बेटी के विवाह में कठिनाई होगी। पर जुर्म होते देख चुप्पी साथ लेना तो जुर्म करने से भी बदतर होता है। और फिर बिन्नी के प्रति न्याय कर सकेगी वो? कपिल के साथ साथ उसकी भी बदनामी नहीं होगी? यूं ही पड़े पड़े घंटों सोचती रही वो। कमरे में अंधेरा गहराया तो तंद्रा भंग हुई। मुंह धोकर पूजा घर में धूप अगरबत्ती जला आई। एक कप चाय बनाकर बैठक में आ गई। कपिल किसी कार्य से शहर के बाहर गए थे। उनके आने पर क्या कहेगी वो, कैसे कहेगी? आज तक कभी ऐसी स्थिति नहीं आई थी उनके बीच। पूरी रात रमा के मन में अंतर्द्वंद्व चलता रहा। सुबह उठी तो सिर कुछ भारी था, पर मन हल्का हो चुका था। कपिल के आते ही उनसे उनका गुनाह कबूल करवाऊंगी। आंखों के सामने बिन्नी से क्षमा मांगने को कहूंगी। सामाजिक प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आएगी और क्षमा से गुनाह का भार भी कम हो जाएगा। रमा मन ही मन तय कर चुकी थी। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? रमा की बात सुनकर ही कपिल उत्तेजित हो गए। रमा का आक्षेप सही था, कलेजे पर वार कर गया था, परंतु दम्भ उभर आया। 2 टके की लड़की के सामने माफी मांगूं? अरे, मैं जानता हूँ ऐसी लड़कियों को, जाने किस किस के साथ ऐश कर चुकी होगी। इतनी भोली नहीं है वो जितना तुम समझती रही हो। कपिल बौखलाकर बोले, हाँ कपिल, दोष तो मेरी समझ का ही है, तुम्हें भी मैं अब तक कहाँ समझ पाई थी। स्वर भर्रा गया रमा का। थोड़ी देर चुपचाप थरथराती रही वो, फिर किसी तरह पूरा मनोबल जुटाकर बोली, माना वो भोली नहीं है, पर इसका अर्थ यह तो नहीं है कि तुम्हें उसका फायदा उठाने का अधिकार मिल गया। अपराध तो तुमसे हुआ है, फिर माफी मांगने में हर्ज ही क्या है? आखिर अपनी नेहा जैसी है वो, कम से कम जीवन भर की आत्मग्लानि से मुक्ति तो पा लेंगे हम और बात यहीं खत्म हो जाएगी। वरना तौफ रमा, वरना क्या? और कैसी आत्मग्लानि? क्या बेकार की बातें करती हो? कपिल झल्लाकर बोले, मैंने कोई जानबूझकर या सोच समझकर नहीं किया ये सब। भावावेश में अपने आप पर काबू नहीं रख सका बस। बेवजह तूल देने की बजाय बेहतर होगा कि तुम भी इस बात को यहीं खत्म कर दो। कल से बिन्नी की जगह कोई और लड़की रख लेना काम पर। वो रूखा झाड़ते हुए अपने कमरे में चले गए। वर्षों बाद कपिल के इस रूप से भी परिचित होना पड़ेगा, ऐसा तो सोचा नहीं था रमा ने। क्षोभ और अपमान से आंखें आंसुओं से भर गईं। पर जीवन कहाँ रुकता है किसी के लिए। बिन्नी गई तो कोई और आ गई काम पर। दिन रात उसी धर्रे पर गुजरने लगे। बस फर्क था तो इतना कि कपिल व रमा के रिश्तों में अब वो बात नहीं रही थी जो पहले थी। व्हाट, उस 2 टके की लड़की की इतनी हिम्मत कि थाने पहुंच जाए रिपोर्ट दर्ज कराने। हाँ, थानेदार कौन है वहाँ, पता करो। ठीक है, तुम फोन कर देना थाने में, कपिल फोन पर किसी से कह रहे थे। रमा समझ रही थी कि किस 2 टके की लड़की की बात हो रही है फोन पर चुप रही वो। इस विषय पर उसने कपिल से बहस न करने की कसम खा ली थी। अगले दिन थाने से फोन आया। रमा ने ही रिसीव किया था। मिस्टर कपिल अग्रवाल जी से बात कर सकता हूँ? मैं इंस्पेक्टर सिन्हा बोल रहा हूँ।
रमा ने कपिल को बुला दिया। वह पुनः अपने कामों में लग गई, पर कान कपिल की बातों पर ही लगे हुए थे। जी इंस्पेक्टर, बोलिए, मैं कपिल बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, जानता हूँ। इनका अपना तो कोई स्टेटस होता नहीं है। नामी गिरामी लोगों पर कीचड़ उछालकर पैसे ऐंठना तो इनके खून में ही होता है। ओह नो, आई एम नॉट वरीड। जब तक आप हैं, हमें चिंता करने की क्या आवश्यकता। ओके इंस्पेक्टर, थैंक्स अगेन फॉर कोऑपरेशन। किसी दिन तशरीफ लाइए, हमें भी सेवा का मौका मिल जाएगा। हंसते हुए कपिल ने रिसीवर रखा तो अनायास ही उसकी नजरें रमा से जा मिली, जो गहरी नजरों से उन्हीं को देख रही थी। एक विद्रूप सी हंसी कपिल के चेहरे पर फैल गई। गर्दन झटककर वो अपने कमरे में चले गए। वर्षों से कपिल के व्यक्तित्व के इंद्रधनुषी रंग ही तो देख पाई थी अब तक, पर यह काला रंग भी उन्हीं के व्यक्तित्व का हिस्सा है, जानकर मन घृणा से भर गया। 2 दिन बाद पता चला कि नारी मुक्ति संगठन की महिलाओं ने थाने पर धरना दिया है। बिन्नी की रिपोर्ट दर्ज न करने के मामले ने तूल पकड़ लिया था। विरोध में थाने का घेराव व थानेदार के निलंबन की मांग जोर पकड़ने लगी। थानेदार का फोन आया। आई एम सॉरी मिस्टर कपिल, FIR दर्ज करनी ही पड़ी, ऊपर से आदेश था। लड़की की बैकिंग में नारी मुक्ति वाले खड़े हो गए थे। रिपोर्ट दर्ज न करते तो सस्पेंशन हो जाता हमारा। कपिल ने रिसीवर रखा तो होश उड़े हुए थे। दिमाग में सन्नाटा छा गया था। वो पगली सी लड़की उसके लिए इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देगी, सोचकर मन में उथल पुथल मच गई। मुश्किल यह थी कि अपनी मानसिक दशा की बात वो किसी से भी नहीं कह सकते थे, रमा से भी नहीं। आगे क्या क्या होगा, सारी संभावनाएं किसी चलचित्र सी मस्तिष्क में घूम गईं। गिरफ्तारी, जमानत, फिर मुकदमा, लेकिन इस दौरान मान प्रतिष्ठा की जो दुर्गति होगी उसका क्या, देखा जाएगा। कपिल ने स्वयं को आश्वस्त किया, पर मन ही मन शंका समाधानों के ज्वार भाटे उठते गिरते रहे। जहां जहां सहयोग व सहायता की आस थी, कपिल फोन पर फोन लगाते रहे। आखिर 2 टके की लड़की मेरा क्या बिगाड़ लेगी वाला भ्रम कुछ कमजोर पड़ने लगा, पर मन का दम कुछ कम न हुआ। कोई न कोई जुगाड़ मैं कर ही लूंगा। कहाँ तक जोर मारेगी लड़की, अदालत में देख लूंगा। कुछ न बिगड़ पाने की उम्मीद पुनः मजबूत हो उठी। अपने नाम व अपनी साख पर फिर गुमान हो आया कपिल को। आशा के लंबे चौड़े पंख होते हैं, वही उन्हें ले उड़ी और तब तक उड़ाती रही जब तक मुकदमे की तिथि नहीं आई। नियत तिथि पर अदालत में कपिल के ठीक सामने थी बिन्नी। एक उपेक्षा भरी नजर कपिल ने बिन्नी पर डाली तो उसने नजरें झुका ली, परंतु अगले ही क्षण जब बिन्नी की ओर से केस फाइल लेकर रमा खड़ी हुई तो कपिल सन रह गए, मानो पूरा खून शरीर में जहां का तहां जम गया हो। हॉल में कुछ क्षणों तक खुसूर फुसूर मची रही, पर रमा के चेहरे पर अविचलित सा आत्मविश्वास कायम रहा। उसने निःसंकोच अपने मुवक्किल की पैरवी की, दृढ़ता के साथ कपिल के समक्ष प्रश्नों की झड़ियां लगा दी। कपिल की कुशाग्रता व वाक्पटुता के बावजूद रमा ने अपनी बात ढीली नहीं की। आज हर तरह से जूझने के लिए वो तैयार थी। तर्क वितर्कों के बीच कुछ ही पलों में सत्य सामने उभर आया। कपिल का झूठा दर्प चूर चूर हो चुका था। न्यायाधीश महोदय ने कपिल को गुनहगार मानते हुए बलात्कार के आरोप में 5 वर्ष की कैद के साथ आर्थिक दंड भी दिया। कोर्ट बहाली के पश्चात कपिल जब पुलिस हिरासत में बाहर निकले तो देखा बिन्नी रमा के चरणों में झुकी हुई है। आप न होती आंटी जी तो मैं वो सब कुछ कभी न कर पाती जो मैंने किया। रमा स्नेह से बिन्नी के सिर पर हाथ फेर रही थी। कपिल पर नजर पड़ते ही रमा चलकर उनके करीब आ गई। मुझे माफ करना कपिल। आंखों में नमी उभर आई। खुलकर तुम्हारा विरोध करूं ऐसी मंशा नहीं थी मेरी। तुम्हारा पुरुषार्थ कुंठित हो ऐसा तो मैं कदापि नहीं चाहती थी, परंतु पुरुषार्थ की बागडोर संयम के हाथों रहे, यह भी आवश्यक था।
अपनी गलती सुधारने का और प्रायश्चित करने का एक मौका दिया था मैंने तुम्हें, परंतु बिन्नी से माफी मांगने में तुम्हारा अहंकार आड़े आ गया, क्योंकि तुम्हारे लिए वो केवल 2 टके की लड़की थी। बिन्नी तुम्हारे लिए 2 टके की लड़की है, तो सोचो कल को हमारी नेहा किसी और के लिए 2 टके की लड़की बन जाए तो। रमा ने कपिल के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, हमें अपने दुष्कर्मों की सजा इसी जन्म में किसी न किसी रूप में भुगतनी पड़ती है। तुम्हारे इस दुष्कृत्य की परछाई अपने बच्चों पर पड़े और कोई अनिष्ट घटित हो, इसके पूर्व इसका प्रायश्चित हो जाना जरूरी था। बस यही सोचकर मैंने आगे कुछ बोलते न बना। गला अवरुद्ध हो गया रमा का। पलकें अश्रुओं के भार से स्वतः बंद हो गईं और हमदर्दी की 2 बूंदें कपिल के हाथों पर लुढ़क गईं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।